इस वीडियो के अंदर हम सिंपल देखेंगे कि कैसे एक पाइथन की एप्लीकेशन कनेक्ट हो सकती है जावास्क्रिप्ट के साथ। मतलब हम क्या करेंगे, पाइथन में हम एक एपीआई बनाएंगे और वो सेम एपीआई हम फैच करेंगे कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो सेम डेटा है वो हम डिस्प्ले कराएंगे HTML के अंदर। तो हम इसके लिए फ्लास्क यूज़ करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करके या फिर यहाँ से मैं कोड ओपन कर लेता हूँ, VS कोड अपना ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तब भी आप टेंशन ना लेना, आप वीडियो देखना पूरा, आपको समझ में आ जाएगा, दैट आई गारंटी। तो मैं यहाँ पर ना पहले ही एक app.py बना लेता हूँ और app.py के साथ मैं यहाँ पर एक कमांड डाल देता हूँ, जिसको हम बोलेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क। आप ये कर लेना, जैसे आप पिप इंस्टॉल फ्लास्क करेंगे तो ये फ्लास्क नाम का जो फ्रेमवर्क है ना वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी ही चीज़ है। तो आई थिंक इट इज़ टेकिंग सम टाइम। तो ये बोल रहा है कि द रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये इस वजह से बोल रहा है बिकॉज कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपके में नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो कमांड डाल रहा हूँ ना, आप भी सेम ही डालना। मैं यहाँ पर लिख दूँगा python -m venv और .venv। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बैकएंड का जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने PHP में अगर कभी काम किया होगा तो PHP में XAMPP सर्वर होता है या फिर LAMP वैम्प ऐसा सर्वर होता है। तो अगर हम पाइथन के अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो फ्लास्क क्या करता है, फ्लास्क के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हम इस कमांड से कर सकते हैं। तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसे क्रिएट करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पर एक .venv नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखना यहाँ पर एक इंक्लूड लिब और स्क्रिप्ट्स नाम से कुछ फोल्डर्स बन चुके हैं और यहाँ पर एक एक्टिवेट नाम की जो स्क्रिप्ट होगी ना वो भी आ जाएगी। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, कुछ मतलब 1 आध मिनट में हो जाता है ये चीज़। सो देखना एक्टिवेट स्क्रिप्ट है, तो इस एक्टिवेट स्क्रिप्ट को ना हमको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ से अपने को खोलना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में हम डालेंगे .v और टैब दबा दूंगा, स्लैश करके स्क्रिप्ट्स S दबा के मतलब S प्रेस करके मैं टैब दे दूंगा और उसके अंदर मैं डाल दूंगा एक्टिवेट और टैब। तो ये हो गया। यहाँ पर देखना फ़र्क, यहाँ का जो पूरा पाथ है ना तो इसके आगे ना .venv लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एक कमांड रन करनी है फ्लास्क रन नाम से। तो जैसे आप फ्लास्क रन करोगे ना तो यहाँ पर देखना कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या, यस प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज अभी फ्लास्क क्या बनी हुई है। तो ये कमांड डालनी है, लेकिन कब डालनी है देखना, ये app.py के अंदर मैं कुछ कोड कर देता हूँ, तो आप भी सेम करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम स्मॉल फ्लास्क इम्पोर्ट F कैपिटल और फ्लास्क और ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम और फ्लास्क। ठीक है, तो ये अपना फ्लास्क का एप्लीकेशन बन गया। तो आप अब अगर आप फ्लास्क रन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी ऑन दिस पोर्ट, ये 5000 पोर्ट है ना, इस पर आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को मैं ब्राउज़र के ऊपर खोल लेता हूँ। अब देखना ये, हाँ ऑब्वियस चीज़ है, वो नॉट फाउंड ही कहेगा, विच इज़ राइट। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है वो नहीं पता चल रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को राउट्स बनाने हैं। अभी राउट क्या होता है, जैसे कि ये URL है, तो इसके स्लैश के ऊपर अगर मैं अबाउट कर दूं तो अबाउट कोई अगर टाइप करे या फिर अबाउट पर कोई जाए तो क्या दिखाना है, ये अपने को राउट्स में बताना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट होता है ना वो होता है स्लैश। तो app@app.route करके ये सिंटैक्स होता है। इसके अंदर अगर मैं करूँ स्लैश, तो स्लैश के ऊपर कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, मैं इंडेक्स फंक्शन रन कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स ही हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं रिटर्न कर दूंगा हेलो फ्रॉम होम। अभी ये नहीं दिखेगा फ़िलहाल के लिए, नॉट फाउंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि अपने को सर्वर एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं सर्वर रीस्टार्ट कर देता हूँ और मैं
अब जाके रिलोड करूँगा तो ये बोलेगा हेलो फ्रॉम होम। तो सिंपल है, हेलो फ्रॉम होम आ गया। इसके अंदर हम HTML भी रेंडर करा सकते हैं, लेकिन अपने को अभी ज़रूरत नहीं है HTML की, हमको सिर्फ API बनाना है। तो API बनाने के लिए ना हम क्या करेंगे, सिंपल अभी के लिए तो मैं पास कर देता हूँ, मैं सिंपल बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अपने को ना पाइथन की डिक्शनरी बनानी है। अभी डिक्शनरी कैसे बनेगी, डिक्शनरी बनेगी की वैल्यू पेयर्स के साथ। कैसी होती है डिक्शनरी, देखो अगर ये होगी की तो उसकी होगी वैल्यू, ये बनती है डिक्शनरी। और डिक्शनरी कैसे, ये करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज होती है। जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट कर रखा होगा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट होता है, तो वैसे ही पाइथन के अंदर डिक्शनरी होती है। तो हमको क्या करना है, अभी अपने को एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या कराता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ, लेकिन लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाऊंगा ताकि मल्टीपल डेटा है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू अमित, और कंपनी कोड सीड लिख देता हूँ। और ये 2 ही डेटा काफ़ी है अभी के लिए मेरे लिए। और मैं फिर से दूसरा एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, नेम, और कंपनी में मैं उसको लिख देता हूँ अमेज़ॉन, राइट। और अगर मैं इसको रिटर्न कराऊँ डाटा को, मतलब डेटा को रिटर्न कराऊँ, और अगर मैं फिर से ये रन कराऊँ तो अपने को दिखने को लग जाएगा वहाँ पर भी वो सेम डेटा। अभी तो ये कहाँ पर चल रहा है, इंडेक्स पर चल रहा है, रिटर्न कर रहा है डेटा को। तो ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा आई गॉट इट। अपने हम डेटा जो है ना वो डिक्शनरी फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमको डेटा जेसन फॉर्मेट में सेंड करना पड़ेगा। तो हमको ना जेसनिफाई जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और रिटर्न करते वक्त हम जेसनिफाई करके डेटा रिटर्न कर पाएंगे। तो मैं इसको रीरन कर लेता हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये हर बारी चलाना पड़ता है क्या, नहीं, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो देखना यहाँ पर ये जो डेटा है ना, वो डेटा हम रिटर्न कर रहे हैं इस URL पर, इस URL पर। तो ये तो डेटा अपने को मिल गया। अब हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे JS नाम से, मतलब इस यहाँ पर ही D ड्राइव के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ JS, और JS को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के साथ। कर दूंगा कोड डॉट, तो VS कोड ओपन हो गया। और मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ app.js। और app.js क्या करेगा, app.js एक वो जो डेटा है ना वो फेच करके लाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ES6 का एक सिंपल सा फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि होगा const fetch user details इज इक्वल टू एक async फंक्शन होगा, ठीक है। और जो एक वेरिएबल लेगा const user इज इक्वल टू एक अवेट कराएगा, और fetch के अंदर इस URL से डेटा लेके आ जाएगा, और एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसको हम कैच कर लेंगे, मतलब हैंडल करेंगे। देन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और हम चेक करेंगे कि इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके होगा तो हम क्या करेंगे, एक एरर थ्रो कर देंगे, न्यू एरर को, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को, ठीक है। और फिर एक देन लगाएंगे जो क्या करेगा, जो लेगा डेटा और उस डेटा को लॉक करा के दे देगा अपने को। तो अगर मैं इसको देखूं अब, तो अभी के लिए कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ऑब्वियसली, तो उस वजह से फंक्शन चलेगा नहीं। तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, और ये कोई भी पैरामीटर मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है देने के लिए। तो मैं अगर देखूँ तो ये डेटा अपने पास आ गया है, जो किसने भेजा था, जो ये पाइथन के एप्लीकेशन ने हम लोग को भेजा था।
सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ है नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। आप भी करो, मज़ा आएगा। और इसको अगर मैं ब्राउज़र की हेल्प से अगर देखना चाहूँ तो ये नहीं दिखेगा, देखना app.html में कर देता हूँ। और HTML के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा, और स्क्रिप्ट के src के अंदर मैं लिख देता हूँ app.js, ठीक है। और अगर मैं इसको गो लाइव करूँ तो देखना, मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो मेरे को एक एरर देखने को मिल जाएगा, उसको हम बोलेंगे कोर्स का एरर, CORS। देखना, क्रॉस ओरिजिन, ये जो एरर है ना CORS, ये CORS इसको बोलते हैं हम क्रॉस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो क्या होता है, हम किसी भी अलग एप्लीकेशन का डेटा किसी भी एप्लीकेशन में फेच नहीं कर सकते या फिर भेज नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि बैकएंड के एप्लीकेशन में हम लोग को लिखने पड़ते हैं। तो अभी ये क्यों आ रहा है डेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज हम सेम सिस्टम में हैं, इस वजह से। लेकिन ये कोर्स है ना, वो कोर्स अपने को अलाउ करना होता है। तो इसके लिए ना एक मेथड होता है, इसके लिए हम करेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क कोर्स। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, देखना। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम फ्लास्क कोर्स इंपोर्ट हम कर देंगे कोर्स को, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, कोर्स के अंदर ये जो पूरा ऐप है ना, इसको हम डाल देंगे और ये नीचे डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, पूरे जो कोर्स है ना उसको अलाउ कर देगा। और अगर मैं इसको फिर से रीस्टार्ट कर दूँ सिस्टम, अरे इसको नहीं, इसको फ्लास्क रन को, तो अब देखना यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो अपने को ये जो डेटा है ना वो डेटा देखने को मिल जाएगा, जो पूरा डेटा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ता है, आप चाहे तो ये डेटा डॉट मैप करके यहाँ पर अगर आप यूज़र्स लिख दो और यूज़र्स डॉट अगर आप यहाँ पर लिख दो क्या था, कंपनी ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंपनी, ताकि गलत ना हो जाए। और यहाँ पर मैं इसको लॉग भी कर दूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा। और यहाँ पर और सिंपल यहाँ पर नेम कर दूँगा, तो ये कुछ ऐसा सा दिखने को मिल जाएगा अपने को। तो अगर यहाँ पर मैं कर दूँ रीलोड तो अपने को कोड सीड अमित मिल जाएगा, अमेज़ॉन सोनल मिल जाएगा। तो ये इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर इसको ना डायरेक्टली मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर डिव के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूँ यूज़र डॉट नेम, यहाँ से हटा कर यहाँ कर दूँ तो अपने को अमित और सोनल मिल जाएगा। और ये जो सेम चीज़ है इसको यूज़र डॉट कंपनी कर दूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अमित कोड सीड आ गया और सोनल अमेज़ॉन आ गया। इफ़ यू विश टू अपेंड दिस विथ सम HTML तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, इसको हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप फुल फ्लास्क के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हो या फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हो तो यू कैन टेल मी द कमेंट्स। सो टेक केयर, बाय बाय।